बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इन दिनों अपने इस महाज पर निकली हुई है जिसे अवामी राबिता मुहिम कहा जा सकता है, लेकिन क्या अवामी सतह के ऊपर पजीराई उतनी मिल रही है जितने इंतजाम किए जा रहे हैं, जितनी मीडिया पर तशहीर की जा रही है, या जितने सर्कुलेशन के जरिए लोगों को राजी करने की कोशिश की जा रही है, जितने इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, क्या अमूमी तासुर जो है वो मजमूई तौर पे उभर के सामने आ रहा है या बहुत सी जगहों पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इत्तेहाद कर रही है, और इत्तेहाद उन लोगों से किए जा रहे हैं जो अपने अपने वजारत आला के उम्मीदवार रखते हैं, तो उनके साथ इत्तेहाद जो है वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हो रहा है? सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी पीर पगाड़ा के साथ जो जमातें मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन हमने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उनके आगे रखे थे और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, ना ही उनका कोई वफ्द अभी दोबारा मिलने आया है, ना कोई बातचीत का मरहला आगे बढ़ सका है। तो इस ज़मन में क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी तमाम तर तवज्जो अब पंजाब के ऊपर मरकूज़ कर चुकी है और दीगर सूबों से तवज्जो हटा चुकी है, या वहाँ पर अभी रवाबित का सिलसिला जारी है? तो मजमूई सूरत हाल पर बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझ जलालपुर जट्टा का जलसा, उसके बाद नून लीग अब क्या सोच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यार सर, अगर तो आप जलालपुर जट्टा के जलसे को समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है, तो इससे अगर ये कामयाबी है तो फिर मुस्लिम लीग नून मुझे नहीं लगता कि पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान से फिर इस जलसे की बुनियाद पर कोई नशिस्त जीत सके। अगर आप इस जलसे की थोड़ी सी अगर आप इसकी फुटेज देख लें, इस जलसे में लोगों की तादाद देख लें, कुर्सियां 16 से 18 फुट के फासले में लगी हुई कतार देख लें, फिर मरियम साहिबा की तकरीर के दौरान सैकड़ों की तादाद में लोगों को जलसा गाह से जाते हुए देख लें, फिर उस इलाके के मुकामी बच्चों की तरफ से किस चीज पर जूते फेंके गए वो देख लें, और उसी वक्त में जब वहां पर एक कौमी लीडर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा एक जलसे से खिताब कर रही थी, तो वहीं पर उसी इलाके में जलालपुर जट्टा में ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी का भी एक जलसा हो रहा था। उसकी और उसकी तादाद में जमीन आसमान का फर्क था, यानी टीएलपी का जलसा उनसे कई गुना बड़ा था, और मुस्लिम लीग नून का जलसा जहां से लोग वापस जा रहे थे वाले नाम या किसी और बुनियाद पर लाया जाता है। अगर सियासी जमातों के जलसों में जब इलेक्शन बिल्कुल करीब हो और खासकर क्यादत मौजूद हो, वर्कर एक पैगाम लेने के लिए वहां पे बैठा होता है, वर्कर के जहन में होता है कि मेरी क्यादत यहाँ बैठी है। अब इलेक्शन में दिन थोड़े रह गए हैं, तो जलालपुर जट्टा का जलसा जो था उस जलसे ने भी ये साबित कर दिया है कि सियासी जमातों की मकबूलियत जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। और मैं समझता हूँ इसी वजह से 21 अक्टूबर के बाद मुस्लिम लीग नून जलसा नहीं कर रही थी, मुस्लिम लीग अवाम में नहीं जा रही थी, वो अवाम की बजाय अवामी लीडरान के पास जा रही थी, वो अवाम की बजाय जिन लोगों को कल ये बुरा कहते थे उनके पास जा रहे थे, लोगों से इत्तेहाद कर रहे थे, सीट एडजस्टमेंट कर रहे थे। ये दूसरा जलसा है और इस दूसरे जलसे ने तो तमाम हकायक सामने रखती हैं। अगर खाली कुर्सियां किसी जगह रह जाती हैं, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है या सर, फौरी तौर पर, बल्कि कल तो कई टीवी चैनल ने भी यह दिखा दिया कि इनका जलसा नाकाम हुआ है। कई टीवी चैनल ने दिखाया, उन्होंने खाली कुर्सियां दिखाई, उन्होंने सब कुछ दिखाया। तो जब ये चीजें चलना शुरू हो जाए टीवी पे और जब ये सोशल मीडिया पे आना शुरू हो जाए, तो हकीकत खुल जाती है कि इलेक्शन में किस जमात की क्या पोजीशन रहेगी, इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इलेक्शन में किसकी कहां पर क्या पोजीशन होगी, ये तो बिल्कुल वाज़ेह। जहांगीर तरीन साहब जो है वो किसी सूरत में भी अपने उन लोगों को जो इनके साथ खड़े हैं, जो इनकी जमात में आए और आकर एक्टिव हो गए, उनको किसी सूरत में भी महरूम नहीं करना चाहते नशिस्त है। तो नून लीग के अंदर से एक बड़ा ग्रुप निकलकर बाहर आ जाएगा और नून लीग को शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ेगा। और अगर नून लीग उनसे सीट एडजस्टमेंट उस तरीके से नहीं करती, तो फिर वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ के अपना इलेक्शन लड़ेंगे, उसमें जीत या हारते वही करेगी, उससे भी नून लीग को ही नुकसान होगा। उससे दूसरी बात क्योंकि नहीं है, उसको नुकसान जो होना है तो होना है, उसको होगा। बाकी जहां तक जीडीए की बात है, जीडीए बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नून लीग से नाराज है। मेरी जीडीए के कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया नून लीग जो है वो अपना माजी नहीं बोलती। नून लीग में
हमसे वादा किया, मुज़ाकरात की बात की, मुज़ाकरात शुरू हुए और फिर ये अचानक हमें दरमियान में छोड़कर चले गए। इसलिए अब हम अपना पार्लियामेंट बोर्ड बना रहे हैं, अपना इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी इलेक्शन लड़के अपनी सीटें जीत कर हम इन्हें दिखाएंगे। इस वक्त सूरत हाल है। अब नून लीग जो है इससे हट के, मैं आपको खबर देता हूँ, नून लीग अब करेगी जाके इत्तेहाद, जहां KPK के अंदर मौलाना फजल ने वहां से इत्तेहाद किया, अब वहीं पर ये परवेज खटक साहब से भी इत्तेहाद करने जा रहे हैं। अब वहां प्रॉब्लम यह है कि अगर ये परवेज खटक से इत्तेहाद करते हैं तो मौलाना साहब नाराज होते हैं, और अगर ये परवेज खटक से इत्तेहाद नहीं करते तो फिर कोई और इनसे नाराज हो जाता है। जबकि परवेज खटक साहब का आज मैंने बेचारा का जो उनकी गुफ्तगू है वो सुनी और मैं सुन के हैरान हुआ कि वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में 4 साल कैप्टन की ये हुकूमत ठीक नहीं थी। तो 4 साल क्यों आप उस हुकूमत के हिस्सा रहे? परवेज खटक साहब को ये भी जवाब देना चाहिए था। 4 साल उस हुकूमत का हिस्सा रहे, 4 साल वजारत के मजे लिए, 4 साल वहां पर अपनी मर्जी की वजारत की, 4 साल में वहां जो चाहा वो करवाया, अपनी मर्जी का वज़ीर आला KPK लगवाया, अपनी मर्जी के लोगों को वजीर बनाया। तो फिर ये क्यों नहीं कहते हैं कि उस सिलेक्शन में ये भी शामिल थे? अच्छा राणा साहब, ये बताइए आप क्या समझते हैं कि जब एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये दिखाई दे रहा है कि उनकी अक्सरियत होगी, लेकिन इसके बावजूद वो इत्तेहाद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इलेक्शन से पहले मैं थोड़ी कह, वो तो राणा साहब उनका क्लेम है ना, मेरा थोड़ी क्लेम है यार, उनका मेरा भी क्लेम है। मैं मेरा एक मंतिक पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब यह समझती है कि कौमी हुकूमत बनेगी, तो इसके बावजूद भी वो किसी से इत्तेहाद क्यों नहीं कर रही? पीपल्स पार्टी इत्तेहाद क्यों नहीं करती जी, अब इसकी बात कर रहे हैं ना। पीपल्स पार्टी का ANP से इत्तेहाद हो गया, सीटों पे सीट एडजस्टमेंट इत्तेहाद सब कुछ हो गया। पीपल्स पार्टी का आने वाले दिनों में आपको नजर आ जाएगा, बलोचिस्तान के अंदर भी इत्तेहाद हो जाएगा, मामला फाइनल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद पंजाब के अंदर भी एक सियासी जमात से होने जा रहा है, आपको चंद दिनों में नजर आ जाएगा। अभी बहुत सी चीजें जो है ना वो पसे पर्दा हैं, अभी बहुत सी चीजें जो हैं वो सामने नहीं आ रही। उसकी वजूहात सिर्फ ये है कि इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। जिस तरह आज एक जाली इलेक्शन शेड्यूल सोशल मीडिया में इतनी तेजी से फैला कि मुझे कई इलेक्शन लड़ने वालों के फोन आ गए कि जनाब ये सही है। मैं कहा यार आप मुझे भी बता दें सही है कि नहीं सही। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान हुआ कि जाली शेड्यूल है, हमने कोई शेड्यूल अभी जारी नहीं किया, और उम्मीद है कि इस हफ्ते जब शेड्यूल जारी हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये जोर तोड़ की सियासत, आपको ये सियासी इत्तेहाद, आपको ये बड़े बड़े नए सियासी नाम एक दूसरी सियासी जमातों में जाते हुए, कई सियासी पंचे अपने घोंसले छोड़ते हुए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ANP इत्तेहाद फाइनल हो चुका है, हस्मी मराहल में जा चुका है, मीटिंगें हो चुकी हैं। इसी तरह अब पीपल्स पार्टी जो है वो आपका चेरपाओ के साथ बात कर रही है, पीपल्स पार्टी जो है वो बाकी और दीगर दलों के साथ बात कर रही है। और हो सकता है मैं आपको ये भी बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान के अंदर दुनिया इस्लाम से इत्तेहाद हो जाए, ये भी हो सकता है। KPK पे ना हो लेकिन बलोचिस्तान के अंदर हो जाए, लेकिन उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एतराज नहीं होगा। कई साल उठा के देख लें आप, सारी जमातें इक़्तिदार में भी हैं, सारी जमातें अपोजिशन में भी हैं। ये वह सूबा है जिसमें यह गेम चलती है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी को इस पर कोई जरा सा भी ये शक हो, जरा से भी ये चीज हो कि जनाब ये ऐसा नहीं ऐसा होगा। मेरे पास जो इतलात है वो तो यही है कि एक बड़ा इत्तेहाद जो है पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में करने जा रही है। वो मेंगल साहब से भी उनके सिलसिले में उनकी बातचीत चल रही है, और दीगर लोगों के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है, और किसी वक्त भी आपको ये बड़ा सरप्राइज चले इसकी तस्दीक या तरदीद करवा लेते हैं। पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुंडी साहब, बात ये हो रही है कि जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि हम अक्सरियत हासिल करेंगे, इस सब के बावजूद वो छोटी जमातों के साथ इत्तेहाद करने के चक्कर में मेल मुलाकातें कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कौमी हुकूमत बनेगी, लेकिन इसके बावजूद भी आप पंजाब में या KP में अभी इत्तेहाद के हवाले से गूम की कैफियत का शिकार हैं। क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली बात की थी कि हम शायद किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट, कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटीज या जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट करें, हम कोई सियासी इत्तेहाद करने शायद न जाएं, और हमारा फोकस जो है वो इलेक्शन के बाद का इत्तेहाद है कि इलेक्शन के बाद हम जो है नंबर गेम्स के मुताबिक जो है हम सीट एडजस्टमेंट करें। और PMLN का अपना वो है कि उनकी अपनी ख्वाहिश है कि जो वो इत्तेहाद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं,
लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या है कि अपने मंशूर को लेके हम अपने अवाम में जाएंगे और अपने कैंडिडेट्स के जरिए जाएंगे और कई कई सीट एडजस्टमेंट होंगे, बाकी जो है वो इलेक्शन के बाद की बात। जरदारी साहब के साथ ANP के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है और तमाम टीवी चैनल्स पे भी चली है और उनमें कुछ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बातचीत काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। नहीं, अहमद वली साहब पिछले दिनों आए थे और वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और आसिफ अली जरदारी साहब से मिले थे। उस पर कोई सीट एडजस्टमेंट तय नहीं हुई थी। हमारी पार्टी, मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था, हमारी जो सूबाई टीम है, सूबाई क़यादत है हमारी पार्टी की, वो बहुत जल्द जो है वो PM अपना ANP के डेलीगेशन से मिलेगी और उसके बाद डिसीजन होगा कि क्या होना या क्या नहीं होना है। सच हमारा कोई अभी तक इंतखाबी इत्तेहाद अभी तक नहीं हुआ, मीटिंग के बाद ही तय होगा कि हमने क्या करना है। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि एक सियासतदान जो है वो जेल से निकलने और दूसरा बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। जावेद लतीफ़ साहब से इस बारे में राय लेने की कोशिश की। जो जावेद लतीफ़ साहब ने सहाफ़ियों को जवाब दिया कि बिलावल को उनके वालिद संजीदा नहीं लेते तो हम क्यों लें, जब जरदारी साहब बोलेंगे तो जवाब दे देंगे। देखें, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुहिम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो परमिशन कैंडिडेट है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। जावेद लतीफ़ साहब के पास उनका अपना जवाब नहीं था तो उनको यही जवाब देना था ना, और क्या जवाब देते? क्या वो नहीं कर रहे हैं? क्या आप नहीं देख रहे कि किस तेजी के साथ जो है केसेस में जमानतें हो रही हैं और इस मुल्क अलमिया जिस तेजी से केसेस बने थे उस तेजी के साथ जमानतें भी हो रही हैं। जो चीज़ हम 2017-18 या माजी में PTI के चेयरमैन के लिए गलत कह रहे थे, आज वही चीज़ें नहीं हो रही हैं। अगर आपको जो है वो मतलब है कि वो चीज़ आपके साथ हो रही है तब वो कह रहे हैं कि हम सीरियस हैं, क्या वो नहीं कर रहे जमानतें? वो इस चीज़ पे नहीं है और किस बेस पे जो है वो मतलब है कि जो कर रहे हैं, तो वो तो जावेद लतीफ़ साहब के पास कोई अपना जवाब ना हो तो फिर ऐसी बातें करें कि आप भी देख रहे हो और दुनिया देख रही है, तजिया निगाह देख रहे हैं, TV चैनल्स देख रहे हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ और क्या मतलब है किस किस्म की ट्रीटमेंट हो रही है, तो आप सब देख रहे हैं। उसमें अगर जावेद लतीफ़ साहब में सीरियस है न ले, वो तो उनका अपना मैटर है, वो तो पहले अपने मामला सेट कर लें कि उनके अपने मामला उनकी पार्टी के अंदर कैसे चल रहे हैं, किसको जिस तरीके से उन्होंने हमजा शहबाज के साथ जो है वो जुल्म की अपनी हुकूमत में जो है उसको चीफ मिनिस्टर बनाया और फिर इलेक्शन हारे और उसके बाद उसको हटाया गया। तो मतलब है कि चीजें जो है अपनी मामला पहले ठीक कर लें फिर दूसरों के मामला पर डिस्कशन करें। अच्छा, ये तो बता दें गुन्नी साहब के मोहतरमा मरियम साहिबा ने कल बड़ी तकरीर की और बड़े तंज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर और खुल डुल के वो कह रहे हैं कि हम तो हर सूरत में वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। देखें, ख्वाहिशात पे और ख्वाब देखने में तो कोई मतलब है कि बात वो नहीं होती। मतलब देख, आप ख्वाहिशात भी कर सकते हैं, ख्वाब भी देख सकते हैं, कोई मुमायनत नहीं है। और वो कह रही हैं हमारे ऊपर तनकीद करती हैं, बिल्कुल उनका जमहूरी हक है वो तनकीद करें, पॉजिटिव तनकीद करें, हमें बताएं कि क्या उनकी तनकीद है। हम जब तनकीद करेंगे तो वो भी हमने तो पहले ही कहा था, जो बयानिया मियाँ साहब का था कि मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, सारी चीज़ें, कल जाके उन्होंने कुछ न कुछ जो है वो पुराने बयानिया को टच दिया है, अदरवाइज तो खामोशी इख्तियार की हुई थी और वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला वाली बातें नहीं कर रहे थे। ये नहीं पूछ रहे थे जो माजी में बार बार हर जगह पे हर जिले में जलसे करके हर जगह पे कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। तो अब तो वो नहीं पूछ रहे कि मुझे क्यों निकाला। अच्छा, आप ये जो तब्दीली है इसकी वजह क्या देखते हैं? देखें, जब उन्होंने आया नवाज शरीफ साहब वापस आए लाहौर के मीनार पाकिस्तान में, उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि जो PDM के जलसों में या बात करते थे कि मैं उन लोगों के साथ भी देखूंगा, गिरबान से पकड़ूंगा जिन्होंने मेरे साथ ये काम किया। तो जब लाहौर में हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो उनको माफ़ कर दिया है और मैं अल्लाह पे ये फैसला छोड़ता हूँ। चलो, उनका ज़ाती मसला था वो तो उन्होंने छोड़ दिया जो है उन्होंने अल्लाह पे, लेकिन चीज़ें जो हैं अब वो खुद क्लियर नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। पहले वो ये बातें कर रहे थे और फिर कुछ उनके लोग कह रहे थे कि हमारी बात हो चुकी है, हमारा मैच फिक्स हो चुका है, और कल फिर अपने बयानी को चेंज किया है। तो कंफ्यूजन का शिकार है कि हमने बयानी कौन सा लेकर जाना इलेक्शन में, क्योंकि अवाम में तो वो जा नहीं सकते। आज तक तो अवाम में वो गए नहीं है, बैसाखियों की तलाश में कभी कराची दौड़ रहे हैं, कभी कोटा दौड़ रहे हैं, कभी पेशावर दौड़ रहे हैं, इत्यादि मतलब है कि ढूंढ रहे हैं कि हम किसके सहारे पे जो है हुकूमत में जाके आ सकते हैं, हुकूमत में किस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। पहले वो कह रहे थे कि हम 120 सीटें जीत रहे हैं, फिर बैसाखियां ढूंढ रहे थे। तो खुद कंफ्यूजन का शिकार है और उनको ये पता नहीं हो रहा कि हमने करना क्या है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कंफ्यूजन के शिकार है और उन्हें मानी कि हमने करना क्या है। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ लेंगे राना एहसान अफजल। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में जब इलेक्शन शेड्यूल जो है वो करीब तर है, कुछ ही दिनों के बाद इलेक्शन शेड्यूल का आगाज़ हो जाएगा और जब उसका ऐलान होगा तो उसके बाद मरहलावार जो चीज़ें तय की जानी हैं, कागजात नामजदगी जमा करवाए जाना, फिर उसकी जांच पड़ताल होना, फिर उस पर एतराज़ात आयद होना, फिर नज़रसानी शुदा फहरिस्तें लगना और फिर उसके बाद कागजात नामजदगी का वापस लिया जाना और फिर उसके बाद हतमी फहरिस्तों का इजरा, फिर इंतखाबी निशान का अलॉट होना। ये एक तवील मरहला है, लेकिन इस तवील मरहले से पहले जो एक तवील जद्दोजहद है तमाम सियासी जमातों की, वो किस हद तक तवील होती जा रही है, सब्र आजमा किस हद तक है, और जो अभी तक की जद्दोजहद है उसको लेके अगर मुस्तकबिल करीब में देखा जाए तो उसके असरात क्या पड़ेंगे। जो पैचअप्स हो रहे हैं, क्या वो कैचअप की सूरत हाल तो नहीं इख्तियार कर जाएंगे? अभी जितने इत्तेहाद हो रहे हैं उन इत्तेहाद के मकासद क्या हैं, उसके पीछे मंतिक क्या है, मसलहत क्या है, और मुस्तकबिल करीब के अंदर वो इत्तेहाद अगर कामयाब हो जाता है तो फिर वो जिन वजूहात की बुनियाद पे इत्तेहाद था वो देर पा कोई फैसले करने में कारगर साबित होगा या उसमें हडल्स आएंगी। इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना एहसान साहब, अगर देखा जाए बकौल राना सनाउल्लाह साहब के पंजाब में हम अक्सरियत हासिल करेंगे, बकौल दीगर रहनुमा वो ये कहते हैं कि अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे, लेकिन जब आपको अपने तई अक्सरियत का यकीन है तो फिर उन तमाम पार्टीज से इत्तेहाद क्यों जिन पार्टीज के बारे में माजी करीब के अंदर आप राय अच्छी नहीं रखते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर हम MQM की बात करें तो MQM के साथ हमने 16 माह काम किया। BAP पार्टी बलूचिस्तान हुकूमत चला रही थी, उनके साथ मिलकर बहुत सारे मसाइल बलूचिस्तान के हल किए, रिकोडेक के ऊपर काम किया। JUIF हमारी कोalition पार्टनर थी, और जहाँ तक बात है IPP की, तो जहांगीर तरीन साहब के जो कुछ नुमाइंदे थे उसमें से ओन चौधरी वो भी काबीना के हिस्सा रहे। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों के साथ पहले काम नहीं हो चुका। 16 माह बहुत सारे लोगों के साथ काम हुआ, इंटरेक्शन हुई। अब आगे जब हम बढ़ते हैं और जब मुल्की मसाइल जिस संगीन नौयत के हैं, जिसमें मईशत है और महंगाई है, गुर्बत है और दीगर मामलात हैं, प्राइवेटाइजेशन का एक बड़ा आपने लंबा चौड़ा सिलसिला आगे लेके बढ़ना है, तो उसके अंदर हम समझते हैं कि कंसेंसस के साथ ही हम आगे बढ़ सकेंगे। और अगर हम चाहेंगे कि हम अपने इन एजेंडों को जो मसाइल हैं उनको खुद अकेले सॉल्व करें, तो हम समझते हैं कि वो मुमकिन नहीं होगा। तो ये कंसेंसस बिल्डिंग का प्रोसेस है। फिर इसके अंदर राना साहब आपने नाम लिया MQM का, उन्होंने आपके साथ काम किया। आपने नाम लिया मुस्लिम लीग काफ का, आपने नाम लिया जहांगीर तरीन साहब के, ओन चौधरी का। आपने पीपल्स पार्टी के साथ भी इन दिनों में काम किया है, आपने अख्तर मेंगल साहब के साथ भी काम किया है, आपने महमूद अचकजई साहब के साथ भी काम किया है। ये तो आपके इत्तेहादी थे, तो अब क्यों नहीं आप इनके साथ काम कर रही हैं, या अब क्यों नहीं आप इनको तवज्जो इनकी तरफ दे रही हैं, ये आपके साथ क्यों नहीं आ रही? देखिए, आपने बड़ा वैलिड सवाल पूछा। देखिए, पीपल्स पार्टी एक नेशनल लेवल की पार्टी अपने आप को क्लेम करती है और वो अपने वजारत उस्मा के कैंडिडेट के लिए गामजन है, जदोजहद कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा इख्तलाफ तो इसी चीज़ पे आता है कि वो नेशनल हुकूमत को लीड करना चाहते हैं और यहाँ हम समझते हैं कि हम नेशनल हुकूमत को लीड करेंगे। अब अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर ये अलायंसेज हैं, उनकी स्ट्रैटेजी के अंदर ये अलायंसेज नहीं है, तो हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। इसी तरह PTI भी जो है वो भी अपना वजारत उज़्मा को जो है वो मुकाबले में है। बाकी जिन पार्टीज़ का आपने नाम लिया, मैं इसके इम्कानात को रद्द नहीं करूँगा कि हम आगे जाके उनके साथ मिलके काम करें। और पहले का तो जो है वो भी फैसला मियां नवाज शरीफ और दीगर जो लीडरशिप है उन्होंने करना है, लेकिन उनसे हम जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके साथ हम बिल्कुल अलहाक कर सकते हैं, उनके साथ मिलके चल सकते हैं। अच्छा, रीजनल पार्टीज़ की आप बात करते हैं। IPP वजारत आला का उम्मीदवार तो रखती है और वो क्लेम भी करती है कि हमारी तरफ से ये वजारत आला के उम्मीदवार है। और दूसरा ये कि IPP के बारे में आप लोग जो हैं वो माजी करीब में ये राय रखते थे कि ये एक लॉन्ड्री पार्टी बनाई गई जिसमें दाग धब्बा लगे जो लोग थे उन्हें लाके यहाँ पे साफ शफाफ किया गया। आप ही लोगों ने इसे PTI की शैडो जमात भी करार दिया।
तो फिर किस मसलहत के तहत उनके साथ जाके बातचीत की और वजारत आला के लिए उम्मीदवार के तौर पे क्या बातचीत हुई? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि अगर IPP के साथ हम कोई अलायंस करते हैं या अगर मुमकिन तौर पे अभी ये चीज़ें कोई हतमी शक्ल नहीं इख्तियार की, ये अभी सारे आगे आने वाले चंद दिनों या हफ्तों के अंदर ये चीज़ें फाइनलाइज होंगी, अगर कोई सीट एडजस्टमेंट पे भी अगर बात होती है तो फिर तो वजारत आला के तो वो कैंडिडेट नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पास पंजाब में तो इस चीज़ की गुंजाइश नहीं। तो ये अलहाक होने का मतलब ही ये है कि वो अपने वजारत आला की जो कैंडिडेसी है उसको गिव अप कर देते हैं। अच्छा जी, वो वज़ीर आला नहीं बनेंगे तो फिर मुझे बताएं, उन्होंने जितनी सीटें आपसे मांगी हैं, क्या वो सीटें आप दे रहे हैं उन्हें? कतई तौर पे नहीं दे रहे, कोई लार्ज सीट एडजस्टमेंट नहीं होने जा रही, इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, इस पे बहुत अभी प्रिलिमिनरी बातचीत है, तो अभी तो ये आगे अभी देखें क्या होता है। लेकिन मैं पर्सनली नहीं समझता कि कोई गुंजाइश है PMLN के पास उन सीटों पे जहां बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और जहां हम स्ट्रांग हैं, वहां सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात ना होने के बराबर है। अच्छा, आप क्या समझते हैं राना साहब के आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कौमी हुकूमत बनेगी। आप जब इतने लोगों से इत्तेहाद कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो हिस्सा दिया जाएगा, किसी को वजारत दी जाएगी, किसी ना किसी को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। माजी करीब के अंदर जो हुकूमत रही, उस हुकूमत के फैसलों के ऊपर बहुत तनकीद होती रही और हर कोई ये कहता रहा कि एक मखलूत हुकूमत थी, इसलिए मजबूत फैसले ना कर सके, हर किसी को साथ लेके चलना था। अब आने वाले दिनों में जो हुकूमत बनेगी उसमें इसी तरीके के इत्तेहादियों को साथ लेके चलें तो फिर वो फैसलों के ऊपर किस हद तक असरअंदाज होंगे? देखें, तभी ये कमेटीज बनी है जिसके ऊपर एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाएगी मईशत के ऊपर, बड़े एजेंडों के ऊपर, और तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये जो अगर अलायंस हुई, ये सिर्फ जो है सीट एडजस्टमेंट की अलायंस नहीं है या कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, ये माशी एजेंडे के ऊपर भी अलायंस होगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये और बाकी देखें, मैं कौमी हुकूमत को तो मैं पर्सनली, मेरा ख्याल है और मेरी जमात भी इससे एग्री करेगी आई एम श्योर, कि मैं नहीं समझता कि कौमी हुकूमत जो है वो एक ऐसा सेटअप है जो कि पाकिस्तान के अंदर पहले कभी देखा गया है। ऑपोजिशन होना ज़रूरी है और ऑपोजिशन के साथ जमहूरियत का हुस्न जो है वो उभरता है और एक हुकूमत के अंदर ऊपर अच्छा चेक एंड बैलेंस रहता है। तो जरदारी साहब ने कौमी हुकूमत की बात की होगी, हमारी पार्टी तो समझती है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना भी लाजिम है जमहूरियत के लिए। अच्छा, आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना भी लाजम है, तो फिर कोशिश करें। इस वक्त तो बेशक आप हुकूमत में नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप हुकूमत में हैं, तो जो अपोजिशन जमातें हैं उनको भी जलसे जुलूसों की इजाज़त दें, उनको भी खुलकर सियासत करने की इजाज़त दें जिन पर मुकदमात नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस तासर को रद्द करूंगा कि हम हुकूमत में हैं। हम कतई तौर पे हुकूमत में नहीं हैं और ना हमें कोई जो है वो कोई प्रोटोकॉल ऐसा। राना साहब, ये तो आप कहते हैं ना, ये तो आप कहते हैं कि आप हुकूमत में नहीं है, लेकिन हकाइक जो है वो आपको पता, मुझे पता है। नहीं, मुझे नहीं पता और मैं इसको नहीं तस्लीम करूंगा कि हम हुकूमत में हैं या हमें कोई इस तरह का कोई प्रोटोकॉल मिल रहा है कि जो हुकूमती प्रोटोकॉल हो, बिल्कुल भी नहीं। और हम समझते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, हर लिहाज से हर जमात को जो है वो मौका मिलना चाहिए और ये चीज़ें अदालतों के जो कानूनी मामलात हैं वो लोगों के अदालतों के पास हैं और जो केयर टेकर निज़ाम है और जो ECP है उसकी जिम्मेदारी है इन चीज़ों की कि वो उन्होंने न्यूट्रल तरीके से आगे बढ़ना है। बाकी अगर एक जमात अपने अमाल की वजह से आज ज़ेरे अताब है, उसने रियासत से जंग की हुई है और वो टकराव की सियासत करती है, वो नफरत की सियासत करती है और आज इस वजूहात की वजह से वो ज़ेरे अताब है, तो उसके ऊपर तो हम तो उनको कोई वहाँ हेल्प नहीं कर सकते। वो तो अदालतों से उन्होंने रिलीफ लेना है जो लेना है। जब आप रियासती इक़दामात की बात करते हैं तो कारगिल के महाज के ऊपर लड़ी जाने वाली जंग को मुतनाज़े बनाकर मियाँ साहब जो इस वक्त बात कर रहे हैं कि मुझे उस पर सवाल उठाने पर निकाला गया था, तो वो रियासती इक़दामात की तलफी नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की जो तारीख है उसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिन पे कंफ्यूजन है।
जिन पे जो हकायक हैं वो अभी तक प्रॉपर तरीके से सामने नहीं आए, और हमें अपने माजी से सीखना है। माजी के अंदर अगर आइन शिकनी की गई, माजी के अंदर अगर जमहूरी जो स्पेस है उसमें गैर कानूनी तौर पे इंटरवेंशन की गई, तो अगर आज हम बात करते हैं कि हम यहाँ क्यों पहुंचे, तो उनका जिक्र जरूर होगा, उन वाकयात का, वो आइन शिकनी का, और वो सारे मामलात जो कि नहीं होने चाहिए थे, तो हमेशा उनका जिक्र होगा। और हम तो कहते हैं कि ट्रूथ कमीशन भी हो, और अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करती। हम लोग जुडिशरी के लिहाज से बॉटम 10 में हैं, तो हमें एक निज़ाम चाहिए है अकाउंटेबिलिटी का, जहां हर वो आदमी इस चीज से बालातर कि वो किस जमात से है, किस अदारे से है, जुडिशरी से है, ब्यूरोक्रेसी से है, वो उस अकाउंटेबिलिटी हो, और अकाउंटेबिलिटी वो सबको काबिल कबूल हो। तो इस चीज पे जब मियां नवाज शरीफ माजी की बात करते हैं आज के हाल की वजह से, तो मैं समझता हूं उनको करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी रियासत से हम कोई टकराव की बात कर रहे हैं। हम गलतियां माजी से सीखने की बात कर रहे हैं और गलतियां ना दोहराने की बात कर रहे हैं, और आगे बढ़ने का तरीकाकार की बात कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी भी अगर होनी चाहिए तो उसका भी एक निज़ाम होना चाहिए जो सबको काबिल कबूल हो। अच्छा राणा साहब, टिकटों की अनाउंसमेंट कब हो रही है, और आपके हल्के में क्या राजा रियाज को टिकट मिल गया? नहीं जी, राजा रियाज साहब को टिकट नहीं मिला, अभी किसी को भी टिकट नहीं मिला। मैं अपने एनए का उम्मीदवार हूं, और मैं पुर उम्मीद हूं कि ये टिकट मुझे मिलेगा, और मैंने एप्लीकेशन भी अपने एनए की दी हुई है। ये टिकटों की जो अनाउंसमेंट है मेरे ख्याल से 19 दिसंबर। राणा साहब, ये आज आपने जो बात कह दी है ना, ये जो बात अभी आपने कह दी कि पूरा उम्मीद है टिकट आपको मिलेगा, आगे उनको लोग नहीं पहचानते, आपकी इस बात के बाद तो वैसे गए। अच्छा, अब हमने दो दिन पहले ये डिस्कस किया था। मैंने राणा साहब को कहा, मैंने कहा जी कि मैं तो मारूजी हालात अगर पाकिस्तान के किसी हल्के के जानता हूं तो अपने हल्के के जानता हूं, और मैं ये समझता हूं, ये आप ना आपकी कोई तारीफ ना आपकी कोई वजह, लेकिन राजा रियाज साहब की मकबूलियत पार्टी दर पार्टी तब्दील करने पे उनका गिराफ बहुत नीचे गिरा हुआ है। और मैं राणा साहब को ये भी कह रहा था कि मैंने कहा कि जी अगर टिकट उनकी जगह राणा एहसान अफजल को दे दिया जाए तो ऐन मुमकिन है कि जीत भी हो जाए, लेकिन अगर मारूजी हालात में हार भी होती है तो उस लीड से नहीं होगी जिस लीड से राजा साहब हारेंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि पार्टी को सर्वे भी कराने चाहिए हैं, और बिल्कुल जो सियासत, पार्टी तब्दील की जो सियासत है उसको हम तो रद्द करते हैं, और हमने कभी उस सियासत का हम हिस्सा नहीं बने। रद्द करते हैं तो पार्टी में आने वालों को खुशामदीद क्यों कहा है? देखिए, ये तो पार्टी के लेवल पे फैसले होते हैं, लेकिन पार्टी को फिर रात का भी फिर उसकी वजह से सामना करना पड़ता है। यहाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि ये बेहतर मैं तो समझता हूँ कि बंदा घर बैठ जाए बजाय के पार्टियां तब्दील करे। तो मैं इस चीज को ज्यादा जो है वो। राणा साहब, इसी हफ्ते में इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस हो सकता है। इसी हफ्ते में जुल्फिकार भुट्टो मरहूम का जो है वो बाकायदा केस भी लग गया है, और भी कई केसेस अहम तरीन हैं। तो क्या ये हफ्ता जो है ये पाकिस्तान की सियासत को तब्दील करेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि जहां तक जुल्फिकार भुट्टो साहब के केस की बात है, ये बिल्कुल एक अदालती मर्डर था, और इसके हकायक जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई कर रही है तो मैं समझता हूं कि मुकम्मल तौर पे एक कॉम्प्रिहेंसिव फैसला आएगा जो ना सिर्फ उन हकायक से पर्दा उठाएगा बल्कि आगे भी जो जुडिशल एक्टिविज्म एक होता है सियासी इन्फ्लुएंस के तहत, वो उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये एक सिंबॉलिक डिसीजन मैं समझता हूं आने वाला है, और अगर इससे असर लेना चाहें हम लोग, तो अगर लिया गया असर तो फिर ये बिल्कुल एक नई जो है वो रास्ता, एक नया रास्ता शुरू होगा इधर से। बाकी जहां तक बात है कि हम इलेक्शन अगर स्केड्यूल अनाउंस हो जाता है तो बिल्कुल पाकिस्तान आगे बढ़ने की तरफ जो है वो जाएगा, और जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन जरूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। जितनी जल्दी हो जाए उतने बेहतर। अच्छा राणा साहब, अगर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाता है, कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला भी ख़त्म होने की तारीख आ जाती है, और तब तक
अल अजीज़िया रेफरेंस का फैसला नहीं आता, तो तब नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, प्लान बी क्या होगा? देखिए, डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब कैंपेन लीड करेंगे और अगर उनको कानूनी तौर पे इजाजत ना दी गई अपने कागजात जमा कराने के लिए और उन पे एतराजात अगर वो कबूल हो गए, तो वो फिर जाहिर सी बात है इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम इसी उम्मीद पे हैं कि ये इतनी ताखीर से मामला पे फैसला नहीं होगा और जल्द हो जाएगा। तो फिर अच्छा, प्लान बी के तहत भी तो वजीर आजम का कोई और उम्मीदवार होगा ना? देखिए, हम तो बात ये है कि कैंपेन मियां नवाज शरीफ लड़ेंगे। अगर खुदा ना खास्ता वो किसी वजह से अपने कागजात जो हैं जमा नहीं करा सकते, तो बाद में वो ज़िमनी इलेक्शन के जरिए जो है वो वजीर आजम के कैंडिडेट दोबारा लड़के इलेक्शन जो है वो वजारत उज़्मा के कैंडिडेट बन सकते हैं। वजारत उज़्मा के कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ हैं, वो चाहे अभी अपने कागजात जमा करके बने या फिर अगर ताखीर भी होती है, कोई कानूनी रुकावट बन जाती है, तो कुछ हफ्तों बाद वो दोबारा जो है वो आएंगे और वो फिर वजारत उज़्मा के कैंडिडेट। अच्छा राना साहब, मुझे एक चीज समझा दें, चूंकि मैं सियासत का बिल्कुल बच्चा हूं, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। बार बार हर मुस्लिम लीग नून का शख्स यही कहता है मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म बनेंगे। ये आपको किसी तरफ से यकीन दहानी है या आपका ख्याल है, आपकी खुशफहमी है? 8 फरवरी के इलेक्शन तो अभी दूर है, उस इलेक्शन से पहले आपके पास रिजल्ट किस तरह आ गया, आपके पास किस तरह यकीन दहानी है? देखिए, यकीन दहानी नहीं है, हमारा ख्याल है, हमारी उम्मीद है, हमारी जद्दोजहद है कि मियां साहब जो हैं वो वजीर आजम बनेंगे 4थी दफा के और इन मुल्क को जो माशी दलदल से है निकालेंगे। मुल्क के अंदर जो एक तकसीम की एक सियासत रही है उससे मुल्क को निकालेंगे, कंसेंसस की सियासत की तरफ बढ़ेंगे मियां नवाज शरीफ। तो ये हमारी उम्मीद भी है, हमारी जद्दोजहद भी है और हमारी काविश भी इसी लिए है कि हम दोबारा हमें मौका मिले और हम लोगों के मसाइल हल। अच्छा, साहब की क़यादत। अच्छा, अगर मियां नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, तो मियां शहबाज शरीफ साहब की जगह क्या होगी, उनका किरदार क्या होगा अगली हुकूमत में? देखिए, ये तो मियां नवाज शरीफ तय करेंगे और शहबाज शरीफ साहब पे खुद ये चीज है कि वो किस तरीके से असिस्ट करना चाहेंगे। लेकिन ये तो शहबाज शरीफ साहब ने भी खुद अनाउंस किया है इसको कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो 4थी दफा हमारे कैंडिडेट हैं वजारत उज़्मा के। बहुत सारी तरीकों से उनकी वो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कैसे वो करेंगे इसका कोई अभी हतमी फैसला नहीं हुआ और पार्टी को भी इस चीज का कोई इदराक नहीं है कि वो किस कैपेसिटी में वो करेंगे। लेकिन ये वो मेरे ख्याल से मिलके उसके ऊपर फैसला करेंगे कि कैसे आगे वो बढ़ना चाहिए। अच्छा राना साहब, आपकी सीटें अनाउंस नहीं हुई, अभी आपके उम्मीदवार भी बहुत ज्यादा है, बहुत सी सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट पे बातचीत भी चल रही है। आप कहते हैं सीट एडजस्टमेंट नहीं, लेकिन हमारे पास जो इतलात है उसमें तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान ने आपसे कोई 30 के करीब सीटें मांग ली हैं, कौमी की और सूबाई की भी मांग ली हैं। तो इससे जो लोग वर्कर आपके काम करते रहे हैं, आपके दिन रात आपके साथ जीते मरते रहे हैं मुश्किल हालात में, वो बेचारे किधर जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि लार्ज स्केल पे सीट एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए और ना होगी। हम सब समझते हैं कि ऐसा हुआ और जहां खास तौर पे हमारे कैंडिडेट्स हर वक्त मुश्किल वक्त में साथ चलें तो ऐसा फैसला नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो फिर नुकसान पहुंचाएगा पार्टी को इलेक्शंस में। तो मेरे ख्याल से तो पार्टी इस तरफ नहीं बढ़ी। अगर सीट एडजस्टमेंट हुई भी इक्की दुक्की सीट पे हो सकती है। पंजाब में लार्ज स्केल के ऊपर किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट होने के इम्कानात ना होने के बराबर है। अच्छा चलें, एक आखिरी सवाल, जब वजारत उज़्मा का फैसला हो चुका कि वजारत उज़्मा के उम्मीदवार जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, तो वजारत आला का उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, इस पे अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। वजारत आला के कैंडिडेट कौन होंगे ये अभी तक पार्टी के अंदर ये डिसाइड नहीं हुआ और ये शायद इलेक्शन से पहले वजारत आला का कैंडिडेट भी आगे आ जाए या फिर मुमकिन तौर पे इलेक्शंस के बाद ये चीज जाहिर हो। इस वक्त अगर आप मेरे से ये सवाल पूछे तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है और पार्टी के मेरे ख्याल से पार्टी में भी अभी कोई ऐसा हतमी फैसला नहीं। पार्टी में भी अभी कोई ऐसा हतमी फैसला नहीं हुआ कि वजारत आला का उम्मीदवार कौन होगा। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, इस हवाले से अपना वक्त नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सियासी मंजरनामे के बाद एक अहम इशू के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है उसने मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर रखा है। मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान जो है वो एक बुनियादी वजह के बायस किया गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार इंजीनियरिंग काउंसिल जो थे आसिम लांग जो थे, उनको इस्लामाबाद का नवाही इलाका बहराकू जो था उसमें उन्हें कत्ल किया गया और उनके कातिलों की अभी तक अदम गिरफ्तारी के बायस बात ये चल रही है कि हम कातिलों की गिरफ्तारी ना होने की वजह से मुल्कगीर हड़ताल पे जा रहे हैं। वो और उनकी अहलिया साथ मौजूद थी जब उन्हें कत्ल किया गया, उनके ऊपर फायरिंग की गई और अभी तक कत्ल की वजूहात भी मंजर आम पे नहीं आई। अभी तक हकायक क्या मंजर आम पे आए हैं इसके ऊपर बात करते हैं। फिर आगे चल के हम उनके नुमाइंदा भी लेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मुतालिबात क्या हैं और अभी तक इस कत्ल के हवाले से उनके पास इंफॉर्मेशन क्या है। राना साहब, ये वाक़या आपको मालूम है कि वाक़या क्या हुआ है, कब हुआ है, इसके मुहर्रिकात क्या थे और अभी तक के इक़दाम क्या? देखिए, इस वाकया चूंकि उनके गार्बल वाकिन भी ये कहते हैं कि कातिलों को हम नहीं जानते। वहां पे सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, वहां पर रूट कातिल इस्लामाबाद की तरफ गए या इस्लामाबाद कातिल जिस तरफ भी गए, इसको ढूंढना मुकामी पुलिस का काम है। इस कत्ल के खिलाफ एक रावलपिंडी में नहीं, इस्लामाबाद में नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस पर एहतजाज हो रहा है और इस एहतजाज की वजह से कई तरक्याती काम, इस एहतजाज की वजह से कई ऐसी चीजें जो इंजीनियरिंग काउंसिल के लोगों ने करनी है वो रुकी हुई है। उनकी वजूहत है, वो क्लियर कहते हैं जी जब तक हमें आप इंसाफ नहीं देंगे, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि हमारे लोगों के कातिल कौन है, जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि हमारे पीछे कौन है, कौन शख्स है जो हमें मारना चाहता है, हम में से कोई भी महफूज नहीं है, तो उस वक्त तक हम किस तरह काम करें। हमारा एक साथी कत्ल हो जाता है, उसकी फैमिली साथ मौजूद होती है, पुलिस इंतजामिया उसे उनके कातिलों को ढूंढने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, हर चीज मौजूद होने के बावजूद, यानी सबूत होने के बावजूद भी अभी तक जो कातिलों की अदम गिरफ्तारी है उसके ऊपर यह एहतजाज जारी है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मेंबर गवर्निंग बॉडी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियर इमरान खान चीमा साहब ने। चीमा, शुक्रिया आपके वक्त का। चीमा साहब, ये अंदोहनाक वाक़या जो पेश आया, अभी तक के हकायक क्या बताते हैं? पुलिस ताउन कैसा कर रही है और आपके मुतालिबात क्या? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, ऐसा है कि ये वाकया जैसा कि आपके इल्म में है कि 5 दिसंबर की रात 9:30 बजे के करीब ये वाकया पेश आया, जिसमें हमारा एक बहुत ही जो प्यारा दोस्त है, बड़ा कीमती साथी जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में, उसको और उसकी जो है वो जवां साल बीवी को कत्ल कर दिया गया और मौजूदा तौर पे उसकी बेटी जो है वो बच गई। खैर, उसी वक्त इमीडिएटली पुलिस मौके पे पहुंची और उन्हीं के एक अजीज की मदय्यत में जो है वो FIR दर्ज की गई। तो इनिशियली 2 से 3 दिन तक क्योंकि कोई बहुत ज्यादा खतर खा पेशरफ नजर नहीं आ रही थी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो हमारे जो एम्प्लॉइज थे वो भी बेइंतहा परेशान थे, कम्युनिटी भी बहुत डिस्टर्ब थी, क्योंकि देखें जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी है वो कौम की मेमार है। किसी न किसी शक्ल में इंजीनियरिंग कम्युनिटी का मुल्क के मामलात में, मुल्क की तरक्की में जो है वो बड़ा कलीदी किरदार होता है। तो जब ऑलरेडी इस मुल्क में एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, ब्रेन ड्रेन का, टैलेंटेड लोग मुल्क से निकल रहे हैं, इस तरह के वाकयात जो होते हैं वो लोगों को मजीद इनसिक्योर कर देते हैं। और खास तौर पे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो कि एक रेगुलेटर है पाकिस्तान की इंजीनियरिंग बिजनेसेस का और पाकिस्तान की इंजीनियरिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, जो कि बराह रास्त इस वाकया में हर्ट हुआ है और उसमें एक बहुत कीमती साथी जो है और बहुत एक सबमिसिव पर्सनैलिटी का बंदा था जिसके साथ ये वाकया पेश आया। तो इस सिलसिले में मेरी जो है वो मुख्तलिफ लोगों से बात हुई। हमने इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब से भी रब्ता किया, उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई कि जी मैं IG से बात करके, SSP हैं इन्वेस्टिगेशन, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है और उन्होंने SHO पे भी काफी जो है वो प्रोफेशनली उसको जिम्मेदारियां आयद की हैं। जहां तक हमारा इल्म है कि जियो फेंसिंग जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और इसके अलावा जो भी इनकी टेक्निकल वेज होते हैं इन्वेस्टिगेशंस के, उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन जैसा कि आपने भी सुना होगा कि अभी तक जो है वो बात एस्टैब्लिश नहीं की जा सकी कि वो लोग कौन थे, क्योंकि ये एक स्ट्रीट क्राइम का वाकया नहीं लगता है जिस ब्रुटैलिटी के साथ उनको। अब आपका एहतजाज जो है वो कितने दिन जारी रहेगा? आपका एहतजाज कितने दिन जारी रहेगा या आप?
सर देखें, मैं क्योंकि कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करता हूं, मैं उसका जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूं। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने जो कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है उसने तो वाज़ेह तौर पे जो है, और नेशनल इंजीनियर्स जो है एसोसिएशन जो जिसका सिंध से में काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, हमने बड़ा क्लियर ये डिसीजन लिया है कि कुछ अर्से तक यकीनन हम जो है पुरअमन अंदाज में इसी तरह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए जो है इस मामले को जो है हुकाम बाला पे इसका प्रेशर रखेंगे। लेकिन इन केस अगर ये मामला हल नहीं किया जाता और हमें एक जो है वो एक फेयर जो है वो इन्वेस्टिगेशन नजर नहीं आती, तो हम यकीनन ये हक रखते हैं कि हम काम मुकम्मल तौर पे बंद कर दें, और हम तब तक जो है वो ये काम छोड़ देंगे जब तक जो है ये कातिल गिरफ्तार नहीं किए जाते। देखें, मेरा एक सवाल है कि हमारे मुल्क की वकला कम्युनिटी को भी इसी तरह पता नहीं क्यों एक सोसाइटी का ये एक नॉर्म बन गई है कि जब तक हुकूमत के ऊपर बराह रास्त इफेक्ट नहीं को प्रोड्यूस होता तो तब तक सुनवाई नहीं होती। तो डॉक्टर्स को ओपीडी बंद करनी पड़ती है, वकला को अदालतें बंद करनी पड़ती हैं। तो आज इंजीनियरिंग कम्युनिटी पे भी इस तरह का वक्त आ गया है कि शायद हमें भी जो है वो काम छोड़ के बैठना पड़े, सिर्फ अपनी और अपने साथियों की, अपनी फैमिलीज की जान की हिफाजत के लिए। चीमा साहब, जब आप ये समझते हैं कि जितनी ब्रूटैलिटी से ये वाक़या पेश आया है ये स्ट्रीट क्राइम तो लगता नहीं है, और उनके ख़ानदान के मुताबिक ये किसी ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना भी नहीं लगता, तो आपने अंदरूनी तौर पे कोई तहकीकात की कि इन दिनों वो किस मैटर को देख रहे थे, इन दिनों कोई प्रेशर था उन पे, कोई सी अमले का कोई बयान रिकॉर्ड किया हो या किसी की तरफ से कोई फ़ोन कॉल की बात हुई हो? सर देखें, इंटरनली वो एक बड़ा जो है वो एक फ्रेंडली सा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे ये हमारे लोग काम करते हैं। सब लोगों में मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो इंजीनियरिंग उन्होंने की भी होती है, बैचलर्स है, और एक रूटीन का वर्क होता है जिसमें वो काम कर रहे थे। कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई। एक बात जो अदर देन जो है सर्कमस्टांसेस पता चला, क्योंकि इस बच्चे का इसी उम्र में इसका वालिद मर्डर हुआ था, इससे 27-28 साल पहले, ड्यू टू देयर सम डिस्प्यूट within their family। तो ये बात भी पुलिस के इल्म में है, उसके अजीज़ो अकारब ने पुलिस को ये बात भी बताई है, क्योंकि ये जो है ये बड़ा टारगेटेड मर्डर लग रहा है। तो इस वजह से पुलिस ने, जो एसएसपी साहब हैं मेहदी साहब, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम उस डायमेंशन को भी देख रहे हैं। और जो दूसरी बात जो कि इस वक्त ज्यादा हाईलाइट की गई है कि उनके सामने जो है वो कोई अफगानी फैमिली रहती थी और शायद उनके साथ जो है कोई इनका वहां पे तलख कलामी हुई है, जिसके बाद ये वाकया पेश आया है। तो पुलिस इन सब डायमेंशंस को यकीनन हम देख रहे हैं कि पुलिस ने इदारे में भी से लोगों से बातचीत कर रही है, उसके अलावा जो लोकल जो इंसिडेंट से रिलेटेड हकायक हैं उनको भी, और जो उनकी फैमिली के साथ बात। इस वजह से हम इसको हम ये कह सकते हैं कि ये इट्स ए लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड केस एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो ये फिर वक्त के साथ साथ जो है हमसे रिक्वेस्ट की है पुलिस ने भी, इंटीरियर मिनिस्टर ने भी, कि हमें कुछ वक्त जरूर दिया जाए ताकि हम इसको थोड़ा सा इसकी रियलिटी की तरफ जो है हम बढ़ सकें। बाकी इदारे की तरफ से कोई इस तरह की एटमॉस्फेयर ही नहीं है, या जो उसके साथ काम कर, मेरा ख्याल है जो लोग बराह रास्त उसके साथ काम कर रहे थे वो शायद हमें ज्यादा जो है वो दुख और तकलीफ में नजर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो साथी था, उसका बिहेवियर ही लोगों के साथ बड़ा जो है वो बड़ा सबमिसिव था, बड़ा फ्रेंडली था, वो देर तक काम करने वाला बच्चा था, मतलब उसको कोई असाइनमेंट दी जाती। चले चीमा साहब, हम दुआ गो हैं कि ये कातिल, चीमा साहब हम दुआ गो हैं कि कातिल जो हैं वो पकड़े जाएं और कम से कम पाकिस्तान के अंदर ये हड़ताल करने की और ये प्रोटेस्ट करने की रवायत खत्म हो और कातिल जो हैं वो अपने इंजाम को पहुंचे। राना साहब, हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि इस मामले को जिंदा रखें, इस मामले को हाई अप्स तक जो है वो जरूर पहुंचा के रखें, ताकि जो है उस यतीम बच्ची जिसकी उम्र इस वक्त 16 साल है उसकी जिंदगी भी महफूज हो और जो है वो उसको इंसाफ मिल सके। उम्मीद करते हैं, दुआ गो हैं कि ये मामला जो है ये जो है ये मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया इमरान चीमा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी अगले हफ्ते, अल्लाह ने के बाद।